आदाब है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना में बीआरएस इख्तिदार की हैट्रिक करेगी। हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम से वोट मांग रहे हैं। रियासती वजीर केटीआर ने मीट दी प्रेस से प्रेस क्लब में किया खिताब। कांग्रेस और बीआरएस अक़लियतों और दलितों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी एमपी डॉक्टर लक्ष्मण ने लगाया इल्जाम। बीआरएस अपने इंतखाबी वादे निभाने में मुल्क भर में सबसे आगे है। वजीर हरीश राव ने खानापुर आदिलाबाद में जलसे आम से किया खिताब। इलाकाई जमातें ही आवाम के मसाइल को हल कर सकती हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने जहीराबाद में जलसे आम से किया खिताब। राजी रेड्डी नगर चंपापेट में खातून का गला काटते हुए कत्ल कर दिया गया। आईएस सदन पुलिस मसरूफ तहकीकात। देखते हैं खबरों की तफसील। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर केटी रामाराव ने दावा किया है कि असम्बली इंतखाबात में वज़ीर आला केसीआर इख्तिदार की हैट्रिक करेंगे और आवाम हुकूमत की कारकर्दगी पर ही बीआरएस को अपना वोट देगी। वजीर केटीआर ने तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ की जानिब से प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनक़्क़िदा मीट दी प्रेस से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर केटी रामाराव ने बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनक़्क़िदा मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए तयख़ुन दिया कि मुस्तक़बिल में उर्दू ज़बान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को दूर करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में मजहबी मुनाफरत फैलाते हुए और बड़े जानवर के खाने और नाक काटने को लेकर हंगामारी की जा रही है, लेकिन तेलंगाना में टीआरएस ने गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान अमन की बरकरारी को मुमकिन बनाया, जिसकी वजह से एक दिन भी हैदराबाद में कर्फ्यू नाफिज नहीं हुआ। केटी रामाराव ने मजीद बताया कि रियासत की आवाम को कारकर्दगी की बुनियाद पर 30 नवंबर को अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तीसरी मरतबा इख्तिदार पर फाइज करना चाहिए। ముస్లిం అయితే నీ మీద దాడి జరుగుతుంది, ఒక ముస్లిం ఎంపీని పట్టుకొని కూడా నువ్వు ఉగ్రవాదివి, నువ్వు ఆటంకవాదివి, నువ్వు ముల్లావి, ఈ స్థాయిలో ఈరోజు భారతదేశంలో పరిస్థితులు. కానీ మన తెలంగాణలో హిందూ అయినా, ముస్లిం అయినా, క్రిస్టియన్ అయినా, సిక్ అయినా, జైనుడైనా, ఎవరైనా ఒక ఇది నా రాష్ట్రం, ఇక్కడ నేను రెండవ శ్రేణి పౌరుణ్ణి కాదు, ఇక్కడ నేను ఏదైనా స్వేచ్ఛగా ఉండవచ్చు. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ గారు ఒక మాట అన్నారు, ఫ్రెటర్నిటీ, ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ అన్నారు. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం, ఈ మూడింటిని ఈరోజు ఆచరణలో చూపెడుతోంది తెలంగాణ. తెలంగాణలో ఈరోజు 9.5 ఏళ్లుగా కరువు లేదు, కర్ఫ్యూ లేదు, అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏం తినాలన్నా, ఏ బట్టలు వేసుకోవాలన్నా ఎలాంటి పరిమితులు కానీ పాబంది కానీ లేదు. ఎవరు ఎట్లా ఉండదలుచుకుంటే అట్లా నిరాటంకంగా ఉండవచ్చు. ప్రభుత్వం తరపున విషయంలో ఎట్లాంటి రెండో ఆలోచన కానీ రెండో అభిప్రాయం కానీ లేదు. దేశవ్యాప్తంగా మీరు పరిస్థితులు చూస్తారు. చివరికి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బీఫ్ తిట్టే వాళ్ళకి దాడులు, జై శ్రీరామ్ అనకపోతే దాడులు, చివరికి రైలు డబ్బాలో పోతున్నప్పుడు స్కల్ టోపీ గడ్డ ఉంటే వాళ్ళ మీద దాడులు. ఇది ఈ రోజు దేశంలోని పరిస్థితి. కానీ దేశంలోని ఇతర పరిస్థితులకి తెలంగాణకి తేడా ఏంటంటే ఒక సమ్మిళిత అభివృద్ధి. అది ఎవరైనా కావచ్చు, జాతి ఏదైనా కావచ్చు, కులం ఏదైనా కావచ్చు, మతం ఏదైనా కావచ్చు, పురుషుడు కావచ్చు, మహిళలు కావచ్చు, ఏ వ్యత్యాసం లేకుండా, లింగ వివక్ష కానీ, వర్ణ వివక్ష కానీ, కుల వివక్ష కానీ, ఏ వివక్ష లేకుండా, మత వివక్ష కానీ లేకుండా ఒక ఇంక్లూసివ్ సొసైటీ నడుపుతోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. నెంబర్ 1. రెండవది, నేను बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के बाद BC कायद को वज़ीर आला के ओहदे पर फायज करेगी, जबकि इससे कबल बीजेपी ने ही सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे पर मुसलमान को फायज किया और अब एक गिरिजन तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को मुल्क के जलीलुल क़दर ओहदे पर फायज किया है। जबकि कांग्रेस, BRS अक़लियतों, दलितों और दीगर तबक़ात को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास पर यकीन रखते हैं। అంటే 70% మోదీ గారి యొక్క మంత్రివర్గము అట్టడుగు వర్గాలు, బలహీన వర్గాలు, దళితులతో కూడుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం మోదీ గారిదైతే, మరి ఈ ఉమ్మడి రాష్ట్రాన్ని పాలించే కాంగ్రెస్ పార్టీ
బీసీల ఓట్లతో దళితుల ఓట్లతో గెలిచినప్పటికీ ఎన్నడూ కూడా బీసీని ముఖ్యమంత్రి చేసిన పాపాన పోలేదు. పైపేచ్చు బీసీల యొక్క హక్కులను అధికారాలను కాలరాచే విధంగా నెహ్రూ నుంచి మొదలుకుంటే ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ వరకు కూడా కాకా కలేకర్ కమిషన్ సిఫార్సులను బుట్టదాఖలు చేయడం మొదలుకుంటే మండల్ కమిషన్ సిఫార్సును పార్లమెంట్ లో రాజీవ్ గాంధీ బాహటంగా విభేదించిన వ్యక్తి అది కాంగ్రెస్ చరిత్ర. అందుకనే ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగా బీసీలను మోసం చేసిందో దగా చేసిందో అదే పంతాలో కేసీఆర్ కూడా దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు, దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేయలేదు. పైపెచ్చు బీసీలకు रियासती वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने ज़िले आदिलाबाद के खानापुर में प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए आवाम से सवाल किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह आवाम क्या सिर्फ 3 ta 5 घंटे बरखी चाहती है या 24 घंटे। इसका फैसला 30 नवंबर को अपने वोट के ज़रिए आवाम को करना है। हरीश राव ने बताया कि BRS इक़्तिदार हासिल करने के बाद ख़वातीन को सौभ्य लक्ष्मी के तहत 3000 रुपये, आसरा वज़ाइफ के तहत 5000 रुपये और गैस सिलेंडर 400 रुपये में देने के इक़दाम करेगी। वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी के झांसे में न आए। పోటీ చేసినోడు ముఖ్యమంత్రి అంటాడు, పోటీ చేయనోడు నేనే ముఖ్యమంత్రి అంటాడు. 100 మంది ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థున్నారు అక్కడ. అంటే వాళ్ళకు పాలన తక్కువ, కుర్చీల కొట్లాట ఎక్కువ. మరి అటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో ఈ తెలంగాణ పడితే బాగుపడుతుందా? ఇవాళ 10 ఏళ్లల్లో 10 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలో కరువు లేదు, కర్ఫ్యూ లేదు. ఉన్నదా? 10 ఏళ్లలో కరువు లేదు, కర్ఫ్యూ లేదు. కేసీఆర్ వచ్చినప్పటి నుంచి బ్రహ్మాండంగా ఈ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోతా ఉంది. అది వ్యవసాయమైనా, వైద్య రంగమైనా, అది సాగునీరైనా, సాంకేతిక రంగమైనా ఈ దేశానికే దిక్సూచిగా కేసీఆర్ తెలంగాణను నిలిపిండు. ఇవాళ పంటలు, ఇవాళ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఒకప్పుడు అడవుల జిల్లా, ఇవాళ అభివృద్ధి కిల్లాగా మారింది ఆదిలాబాద్ జిల్లా. 4 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు, నిర్మల్లో మెడికల్ కాలేజ్, ఆసిఫాబాద్లో మెడికల్ కాలేజ్, మంచిర్యాల్లో మెడికల్ కాలేజ్, ఆదిలాబాద్లో మెడికల్ కాలేజ్, ఇవాళ నర్సింగ్ కాలేజ్ కూడా తెచ్చుకున్నాం. అంటే ఈ రకంగా అటు విద్యాలయాలకు నిలయం, అభివృద్ధికి ఒక కిల్లాగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా మారింది. ఈ జిల్లాలో ఇవాళ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. ఏ రంగమైనా తీసుకోండి, అది వ్యవసాయమైనా, ఐటీ రంగమైనా, అన్ని రంగాల్లో కూడా తెలంగాణను కేసీఆర్ నంబర్ 1గానే ఉంచిండు. ఇవాళ ధాన్యం ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ నంబర్ 1. తెలంగాణ వచ్చినాడు 1 కోటి మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లు పండితే ఇవాళ 3 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లు పండుతా ఉన్నాయి తెలంగాణలో. అంటే 3 అంతలు పెరిగింది. ఐటీ రంగం, దేశంలో వచ్చే ప్రతి 3 ఉద్యోగాల్లో 1 ఉద్యోగం తెలంగాణలోనే వస్తూ ఉంది. అంటే ఐటీ ఉత్పత్తుల్లో కానీ साबिक़ रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी ने उन्हें जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार ना बनाने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि एक दौर था कि पी जनार्दन रेड्डी से कांग्रेस थी और कांग्रेस से PJR थे, लेकिन आज पार्टी PJR ख़ानदान के 2 अफराद को टिकट देने से गुरेज कर रही है, जबकि पार्टी में कई ख़ानदानों में 2 टिकट दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी सियासी मुस्तक़बिल का 2 रोज़ में अपने हामियों के साथ मशवरा करने के बाद जुबली हिल्स से ही मुकाबला करते हुए कामयाब होकर बताएंगे। ఆల్మోస్ట్ 30-40 ఇయర్స్ నుంచి ఈ యొక్క హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ని బలం చేశారు. మేము కూడా ఎక్కడ పోకుండా ఎట్లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి డెడికేట్గా ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినా మేము అది చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో కూడా మేము ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాం. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ విధంగా చేస్తాను మేము ఎప్పుడు కళలో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. కాబట్టి ఏదన్నా నా కార్యకర్తలతో డిస్కషన్ చేసి ఫర్దర్ స్టెప్ తీసుకుంటాం. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ విధంగా చేస్తారని ఎప్పుడు ఊహించలేదు. సరే ఏదున్నా కూడా నా కార్యకర్తలతో వాళ్ళతో డిస్కషన్ చేసి ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ ఎట్లా అని తప్పకుండా ఈ ఎన్నికలు అయితే మేము కొట్టాడాలి.
रियासती वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कांग्रेस पार्टी को असली सफेद हाथी करार दिया है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केटीआर ने कहा कि उनके ख्याल में कांग्रेस को आवाम ने तवील अरसे तक बर्दाश्त किया है, इसलिए ये सफेद हाथी है। केटीआर ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि गांधी जी ने मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 में कांग्रेस को ख़त्म करने पर जोर दिया था, लेकिन ये बदबख्ती है कि कांग्रेस आज भी है जिससे आवाम परेशान है। You guys haven't followed it, that's your problem, because you are more focused on politics and other. I think that kind of takes a front seat during elections. Let me share it with you. I think the real white elephant of this country is Congress party. Firstly, let me put it on record. Because this party, I think the people have borne it for too long. The people have borne the brunt of Congress's misrule and misadventures for the longest time. So the real white elephant, no matter what anybody would like to believe, my personal belief is the Congress. And as Mahatma Gandhi ji had said, Congress should have been disbanded right after independence in 1948. Unfortunately, it's still there, therefore a lot of nuisance. Now, coming to Kaleshwaram and Medigada, and especially the piers and whatever has been reported. Let me share with you three things. The project has been completed and it's been operational for the last 5 years. So, the barrage has withstood all kinds of floods. In fact, the last year was the highest flood, 28 lakh cusecs in the history. And the barrage has withstood it successfully. But this year, I mean, the final report is yet to come out. I've seen from news the statement of the engineer-in-chief and also the special chief secretary irrigation. I have not had an opportunity to talk to them in person. All that I've read and heard is that there are some technical issues, or there could even be a sabotage kind of an effort, is what I've heard. So I'm not going to get into the details of it. The National Dam Safety Authority has already visited it. Let them come out with a report. The fact is, Congress party has celebrated prematurely and BJP also has celebrated prematurely when a couple of pump houses were submerged in Kaleshwaram in the past. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इलाकाई हुकूमतें आवाम के मसाइल को समझ सकती हैं और उन्हें हल कर सकती हैं। जहीराबाद में जलसे हालत हाज़रा से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर दो कौमी जमातें इख्तियार में आती हैं तो वो आवाम के मसाइल हल नहीं कर पाएंगी। इलाकाई जमातें ही आवाम के मसाइल और उनके दुख दर्द को समझ सकती हैं। कि इलाकाई पार्टी जहां पे रहेंगी, जहां पे रीजनल पार्टी रहेंगी, वहां पे आपकी अहमियत रहेगी। अगर ये दोनों आगे औले जौले, ये दोनों आ गए तो फिर आपका कोई पूछने वाला नहीं। आज क्यों आ रहे आपके पास सब? एक इलाकाई पार्टी है, तीसरा प्लेयर है। ये अगर खेल खाली दो लोग खेलेंगे तो फुटबॉल हमको बना देंगे, तो तीन रहेंगे तो तीनों लड़ेंगे। आप बैठकर देखते रहना। हाँ, टीम इंडिया के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना में एक नई इनिंग्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स से फील्ड पर उतारा है। मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने पार्टी के कौमी और रियासती क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। अजहर ने कहा कि जुबली हिल्स की आवाम की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम अजहर ने एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को भी जाहिर की है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, टक्कर का मुकाबला हर बार होता ही है, क्योंकि कंपटीशन जहाँ पे नहीं रहेगा तो वहाँ पे मुकाबले में इतना मजा नहीं आता। लेकिन हम आई मीन एज ए प्लेयर इतना खेले तो कंपटीशन तो यूज टू है। बट लेकिन मैं यहाँ पे मुझे आज खुशी जाहिर करते हुए ये भी कहूंगा कि मैं अपनी पार्टी के जो हाई कमांड है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस लायक समझे कि वो मुझे टिकट दिए। स्पेशली अपने हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया मैडम और राहुल जी, प्रियंका जी और हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो टीपीसीसी के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की और मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हम वहां से जीत के आएंगे।
रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि रियासत में बीआरएस पार्टी ही तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार आएगी। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से मुनक़िदा मीट दी प्रेस से बशीरबाग में वो खिताब कर रहे थे। केटीआर ने रूबी चैनल न्यूज़ हेड डॉक्टर आसिफ अली के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वजारत अक़लियती बहबूद के तहत काम कर रहे इदारों को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं और तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देने के बाद ये इक़दाम ज़रूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इदारों में मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने, मक़लूआ जायदादों पर तखर्रुआत और दीगर इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर जर्नलिस्ट यूनियन के ओहदेदार के श्रीनिवास रेड्डी और के विराहत अली भी मौजूद थे। Sir, good afternoon. This is Dr. Asif Ali from Ruby Channel. I am the District President of Urdu Working Journalist Federation as well. Sir, my question is, जहाँ तक आपने अभी अपनी हुकूमत की तमाम कार्यकर्दगी बताई, परफॉर्मेंस बताया, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपकी हुकूमत फिर से आती है तीसरी मरतबा, तो आपके क्या प्लान्स है सर? क्योंकि वहाँ देखा गया है कि उर्दू एकेडमी ले लीजिए, वक्फ बोर्ड ले लीजिए, या फिर जितने भी माइनॉरिटी इदारे हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो वैकेंसीज है वो फिल नहीं की गई हैं। ताहाल कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे है, कुछ आउटसोर्सिंग पे है, और जो हुकूमत ने जो वादे किए थे इनको लेकर वो भी जो है 9 सालों में पूरे नहीं हुए हैं सर। तो इस पर आप डॉक्टर आसिफ ना जी आसिफ साहब, मुझे तफसील में बोलने की मौका दीजिए, क्योंकि आपको एक दो चीज बता देते हैं। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे, हमारे 28 रियासत हैं, स्टेट है। इन 28 रियासतों में सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कहां पे, इसके हिसाब से अगर देखेंगे आप, सबसे ज्यादा आबादी है आज उत्तर प्रदेश में 4 करोड़, जहां की बजट 1700 करोड़ है। माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट है 1700 करोड़। नेक्स्ट होगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की बजट है 2100 करोड़। तीसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 1.4 करोड़ है पॉपुलेशन और वहां की बजट है 674 करोड़। और फोर्थ है कर्नाटक, जहां की आबादी है माइनॉरिटीज 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़। अब आती है बात, 5वें स्थान पे तेलंगाना है, यहां की आबादी है 50 लाख और यहां की बजट है 2200 करोड़। जब मैं बात करता हूं पर कैपिटा बढ़ा, तो मैं जानता हूं कि पर कैपिटा बजट एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए, और डेफिनेटली आज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर देखेंगे माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन और बजट एलोकेशन के हिसाब से अगर देखेंगे, नंबर 1 है तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत तक देखेंगे। हाँ, कमियां हम में भी हैं, कमजोरियां हम में भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, और गलतियां हमने भी किया होगा। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम भगवान हैं, हर वो चीज हमने जो किया वो सही है, गलतियां हमने नहीं की। हाँ, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, गलतियां भी किया होगा हमने, बट हमारी रवैया देखिए, रीत और रिवाज को आज रिस्पेक्ट करने का एक माहौल देखिए। यहाँ पे आज पूरे हिंदुस्तान में क्या माहौल है, आज तेलंगाना में क्या माहौल है, इसका भी आप एक बार गौर करिए। हाँ, मैं मानता हूं शायद कई जगह रिक्रूटमेंट जहां होना चाहिए था हुआ नहीं, बट जो बजट आज दिया गया, और जो बजट आज ना सिर्फ दिया गया बल्कि उसमें से अगर आप देखेंगे, हमारा अगर एक बार कंपैरिजन भी अगर आप करेंगे, 2004 से 14 तक यहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 14 से तेलंगाना गवर्नमेंट आई है। 2004 से 14 तक सालिना बजट था माइनॉरिटी वेलफेयर का 300 करोड़, आज तेलंगाना का बजट है सालिना 2200 करोड़, मतलब करीब करीब 7 गुना ज्यादा। कहने का ये मतलब है, और इसमें से सबसे अहम बात यह है, माफी चाहता हूं, लास्ट बजट था 2200, एवरेज अगर ले लेंगे आप सालिना 1000 करोड़। तो इसमें अगर आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन अगर करेंगे, फर्क महसूस करना है आपको, मैं आपको एक चीज बताता हूं। 1000 करोड़ जो खर्च किया जाता है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, उसमें 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों पे और तालीम पे। आज टिमरिस के जो स्कूल है, इससे पहले 12 स्कूल थे, हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले 12 स्कूल थे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, आज 204 है। हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले जूनियर कॉलेज बहुत कम थे उर्दू मीडियम के, आज 204 है। हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले 5000 बच्चे पढ़ते थे रेजिडेंशियल स्कूल्स में, आज पढ़ते हैं करीब करीब 1 लाख, जिसमें से आधे बच्चियां हैं। तो हम जो खर्च कर रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर, वो छोटा रकम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, और सबसे अहम बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों की तालीम पे। क्यों दे रहे हैं इतनी बड़ी रकम? क्योंकि हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का काम है नेक्स्ट जनरेशन को मजबूत करना, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए देखभाल नहीं।
तो इसीलिए हम इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं। और दूसरी बात, आज तेलंगाना एक ही ऐसी रियासत है जहां पे आपको अगर विदेश भी जाना है, बाहर जाना है, पढ़ाई करना है, तो 20 लाख तक का स्कॉलरशिप 3000 माइनॉरिटी बच्चों को दिया गया। 3000, 20-20 लाख का रकम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे ओवरसीज स्कॉलरशिप है। एक ही ऐसी राज्य है। हाँ, कमियां होंगी, हम जरूर उसका भी रेक्टिफिकेशन करेंगे, और कुछ और भी है तो हम जरूर जिम्मेदारी लेंगे उसकी, और जरूर हम उम्मीद करते हैं कि इस बार चुन के आने के बाद अगर कोई करेक्शन करना है, कोई चीज में अगर रवैया बदलना है, जरूर बदलेंगे। ऐसा मैंने अभी आसिफ भाई को भी बताया, आपको भी बता रहा हूं। हमने ये कभी दावा नहीं किया कि हमने कोई गलतियां नहीं की या कमजोरियां नहीं है। हाँ, बिल्कुल रहेंगे, हम भी इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं। तो अगर कुछ है सरासर उसका रेक्टिफिकेशन भी हम करेंगे। और तीसरी बात, जो आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, 4 MLC थे हमारे एक दरमियान, आप वो नहीं देखते। और मसला ये है कि जब है तब नहीं बोलते, अब जब नहीं है तब जरूर बोलेंगे। आप फारूक भाई थे हमारे, मोहम्मद अली साहब थे, फरीदुद्दीन साहब थे, सलीम साहब थे, 4 MLC थे, 40 लोगों में 10% था। तो मेरा कहने का ये मतलब है, कभी का एक बार पॉलिटिक्स में एक बार ऊपर नीचे होते रहता, आगे जाके रेक्टिफाई करेंगे जरूर। हैदराबाद जुबली हिल्स हल्के से कांग्रेस टिकट के ख्वाहिशमंद विष्णुवर्धन रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए विष्णु ने इशारा दिया कि वो जुबली हिल्स का इंतखाब ज़रूर लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे या आज़ाद लड़ेंगे, अभी इसका उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया है। ఈ యొక్క 5వ ఎలక్షన్ నేను చూడడం ఇది, కానీ ఇట్లాంటి ఫేస్ చేస్తానని నేను కళ్ళలో కూడా ఉంచుకోలే. కాంగ్రెస్ పార్టీ హైదరాబాద్లో ఎవరిది అంటే పీజేఆర్ది అంటుండే. ఆ సిచ్యువేషన్లో ప్రతి ఇంటికి 2-2 సీట్లు ఇచ్చారు, ప్రతి ఇంటికి 2-2 ఇచ్చారు. భార్యాభర్తలకు ఇచ్చారు, కొందరు అయ్యలకి, కొందరు పిల్లలకి, హాఫ్ టికెట్ వాళ్ళకి కూడా, చిన్న చిన్న పిల్లలకు కూడా ఇచ్చారు టికెట్లు. నేను ఎవరిని విమర్శిస్తలేను, అందరికి ఇచ్చారు. అట్లాంటిది నాకు ఇవ్వడంలో కూడా తప్పేం లేదు. పార్టీకి లాయల్ ఉన్నా. మా నాయన ఫోటో పెట్టుకొని ఎక్కడ ఈరోజు కూడా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డికి ఇక్కడ అలిగేషన్స్ అయినా కానీ ఏం లేదు. కాబట్టి నా కార్యకర్తతో డిస్కషన్ చేసి నాకు ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ నాకేం కొత్త కాదు, తప్పకుండా నీ జూబ్లీ హిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీలో పోటీ చేస్తాను. तेलंगाना कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त की गिराई के बाद पार्टी में ज़बरदस्त नाराज़गी देखी जा रही है। येल्ला रेड्डी, कांग्रेस के इंचार्ज वी सुभाष रेड्डी धाड़े मार कर रोते हुए देखे गए। बताया गया है कि वो टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उनके हामी और साथियों ने तसल्ली देते हुए नजर आए। सुभाष रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इतने साल पार्टी की खिदमत की, लेकिन आज पार्टी ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी जानिब ये भी इत्तला मिली है कि 30 साल से ज़ायद कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता अक़लियती कांग्रेस के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी ये पता नहीं चल पाया कि वो किस हल्के से टिकट के ख्वाहिशमंद थे। कांग्रेस से वाबस्ता कुकटपल्ली के कायदीन में भी नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी लीडर जी वेंकटराव ने इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक कुकटपल्ली का टिकट ना मिलने पर उन्होंने ये इस्तीफा दिया। कुकटपल्ली के दीगर लीडर्स और कैडर्स भी कांग्रेस के खिलाफ नाराज है। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। जुमे की रात पुलिस ने JBS के पास BJP के लीडर E राजेंद्र की गाड़ी की भी तलाशी ली। इससे पहले दीगर जमातों के सियासी कायदीन की गाड़ियों की तलाशी भी ली जा चुकी है।
राजी रेड्डी नगर चंपापेट में एक खातून के कत्ल का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक 20 साला वी सपना का गला काटते हुए कत्ल कर दिया गया। सुबह 11:30 बजे हुई वारदात के सिलसिले में पुलिस को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करने के बाद केस भी दर्ज किया गया। आइए सदन पुलिस ने सिलसिले में तहकीक़ात का भी आगाज़ किया है। महारटपल्ली पुलिस ने एक बदनाम जमाना रोडी शीटर के हमरा 4 मुजरिम पेशा अफराद को हिरासत में ले लिया। डीसीपी नॉर्थ दीप्ति चंदना आईपीएस ने मीडिया को बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है और इस सिलसिले के तहत रोडी शीटर्स की सरगर्मियों पर भी मुसलसल नज़र रखी जा रही है। इस सिलसिले के तहत पिछले माह अगवा केस के सिलसिले में मस्कुरा रोडी शीटर्स मुलविस हैं। मुलज़िमीन ने इस सिलसिले में एक वकील को भी धमकाया था। उन्होंने बताया कि ये 17 केसेस में मुलविस हैं और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की ख़ुसूसी हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। डीसीपी नॉर्थ जोन ने मीडिया को इस सिलसिले में मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ తర్వాత సన్నీ యాదవ్ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకి కూడా పంపించడం జరిగింది। అయితే ఈ కేసుకి సంబంధించి మాకు 27th రోజు తెలిసింది ఏంటి అంటే దీంట్లో కంప్లైనెంట్ని ఒక 5 మంది రౌడీ షీటర్స్, అందరూ కూడా రౌడీ షీటర్స్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ బబన్, అతని మీద కూడా 4 కేసులు ఉన్నాయి। సన్నీ యాదవ్, చిరబోయిన కృష్ణ యాదవ్, बिडलानी विश्वेंदर, के रविंदर रेड्डी, चंद्र प्रभु और बबन, and along with one advocate called వీరబాబు, వీళ్ళు అందరూ కలిసి వీళ్ళని ఫోర్స్ చేసి రాంగ్ఫుల్లీ రిస్ట్రెయింట్ కి గురి చేసి కిడ్నాప్। माइनॉरिटी सेल चेयरमैन तेलंगाना कांग्रेस पार्टी अब्दुल्ला सुहेल शेख ने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत और तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब्दुल्ला सुहेल ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इंतखाबी टिकटों की तकसीम में रकम हासिल करते हुए पार्टी से जुड़े ज़मीनी वर्कर्स को टिकट से महरूम कर रहे हैं। अब्दुल्ला सुहेल ने अपने मकतूब इस्तीफ़ा में यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी मुखालिफ मुस्लिम कायद हैं और इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। वाज़ रहे कि अब्दुल्ला सुहेल पिछले 34 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अब्दुल्ला सुहेल के इस्तीफ़े पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि कांग्रेस में करप्शन और कम्युनलिज्म की वजह से अब्दुल्ला सुहेल ने पार्टी छोड़ी है। चेयरमैन माइनॉरिटी सेल तेलंगाना कांग्रेस अब्दुल्ला सुहेल की जानिब से इस्तीफ़ा दिए जाने के बाद तवक्को है कि पार्टी हल्का असम्बली नामपल्ली के कांग्रेस अक़लियती कायद उस्मान मोहम्मद खां को चेयरमैन माइनॉरिटी सेल नामजद कर सकती है। ज़राए के मुताबिक AICC की जानिब से इस सिलसिले में फ़ैसला ले लिया गया है और अनक़रीब ऐलान किया जाना बाकी है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में BRS इख्तिदार की हैट्रिक करेगी, हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम से वोट मांग रहे हैं। रियासती वजीर KTR ने मीट दी प्रेस से प्रेस क्लब में किया खिताब। कांग्रेस और BRS अक़लियतों और दलितों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। BJP MP डॉक्टर लक्ष्मण ने लगाया इल्ज़ाम।
BRS अपने इंतखाबी वादे निभाने में मुल्क भर में सबसे आगे है। वजीर हरीश राव ने खानापुर आदिलाबाद में जलसे आम से किया खिताब। इलाकाई जमातें ही आवाम के मसाइल को हल कर सकती हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने जहीराबाद में जलसे आम से किया खिताब। राजी रेड्डी नगर चंपापेट में खातून का गला काटते हुए कत्ल कर दिया गया। IS सदन पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।